Hello students, welcome back to our channel Guruji Education. In this video, we are going to solve question answers of lesson number 3 metals and non-metals, धातु एवं अधातु. Let's see. क्वेश्चन नंबर 1. इनमें से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, बी MgCl2 विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, सी FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, डी AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु. देखिए यहाँ पर जो विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा वो है AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, क्योंकि यहाँ पर जो Ag है उसकी अभिक्रियाशीलता कॉपर से कम होती है, तो इसमें से क्या करेगा AgNO3 में से कॉपर Ag को विस्थापित कर देगा. तो इस प्रकार से यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होगी. क्वेश्चन नंबर 2. लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? देखिए लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए ग्रीस लगाई जाती है, पेंट लगाया जाता है, उसके ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ा दी जाती है. तो ऐसे कई ऑप्शंस, ऐसे कई तरीके होते हैं जिनके द्वारा उसको जंग लगने से बचाया जाता है. लेकिन यहाँ पर बात हो रही है फ्राइंग पैन की, तो ये सभी ऑप्शंस इसके अंदर हैं. ऑप्शन ए ग्रीस लगाकर, बी पेंट लगाकर, सी जिंक की परत चढ़ाकर, डी ऊपर के सभी. तो इसके लिए जो सबसे उपयुक्त तरीका है वह है जिंक की परत चढ़ाकर. तो क्योंकि जिंक की परत जो है वो उसको जंग लगने से बचाएगी, और जब भोजन आदि इसके ऊपर पकाया जाएगा तो उससे कोई प्रतिक्रिया भी नहीं होगी, यानी भोजन खराब नहीं होगा, भोजन सुरक्षित रहेगा. प्रश्न नंबर 3. कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है. यह यौगिक जल में विलय है. यह तत्व क्या हो सकता है? देखिए इसके अंदर जो हमको उत्तर पकड़ने वाली बात आएगी, एक तो जो है वह उच्च गलनांक है उसका, धातुओं का सभी गलनांक कुछ होता है, लेकिन जो यौगिक बनेगा अभिक्रिया से वह जल में विलय होना चाहिए. तो इसका ऑप्शंस देखते हैं पहले. ऑप्शंस ए कैल्शियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी लोहा. तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए कैल्शियम. क्वेश्चन नंबर 4. खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? देखिए जिन खाद्य पदार्थों को, जो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ आते हैं, तो उनको रखने के लिए वो चूँकि डब्बे लोहे के होते हैं, तो इन लोहे के डब्बों के ऊपर जिंक की परत, क्योंकि लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की बजाय उसके ऊपर टिन की परत होती है. क्यों होती है? इसका ऑप्शंस देखते हैं पहले. ए टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, बी टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, सी टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, डी टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है. तो इसका सही उत्तर है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि टिन की अभिक्रियाशीलता जिंक की अपेक्षा कम है. तो जब टिन कम क्रियाशील होगा तो जो खाद्य पदार्थ उस कंटेनर के अंदर रखे गए हैं तो उनकी अभिक्रिया उससे नहीं होगी और खाद्य पदार्थ वैसे के वैसे ही बने रहेंगे, अर्थात खाने के लिए सुरक्षित रहेंगे. तो इसलिए खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है. प्रश्न नंबर 5. आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है. ए इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूने के बीच विभेद कैसे कर सकते हैं? अर्थात हमको जो सामग्री ऊपर बताई गई प्रश्न के अंदर, इन सामग्री का उपयोग करके हमको ये पता लगाना है कि कौन तो नॉन मेटल है और कौन मेटल है, धातु और धातुओं के बीच अंतर करना है. बी इसका क्वेश्चन का बी पोर्शन है, धातुओं और धातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन कीजिए. जब हमने इनके अंदर अंतर कर लिया कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, तो जो परीक्षण है इसकी उपयोगिता क्या है, इनका यूज़ क्या है, आइए देखते हैं, इसका उत्तर देखते हैं. पहले ऑप्शन ए का करेंगे हम, यानी कि इस ए पार्ट का. दिए गए पदार्थ के नमूनों को हथौड़ों द्वारा पीटने से धातुएं पतली चादर के रूप में फैल जाती है और अधातु पीटने से टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं. तो ये हुआ तरीका. तो जो उसके अंदर जो सामग्री दी गई धातु में अंतर करने की, उसके अंदर एक हथौड़ा है. तो हथौड़े से जो भी नमूने हमको दिए जाते हैं, यदि हम उन नमूनों को हथौड़ों से यदि हम
पीटने पर वो चादर के रूप में फैल जाए, शीट के रूप में फैल जाए, तो वो धातु है। और अगर ये पीटने पर वह शीट के रूप में न फैल करके वो बिखर जाए, टूट जाए, तो वो नॉन मेटल हुआ। तो इस प्रकार से हथौड़े का उपयोग कर हम धातु और अधातु के बीच अंतर कर सकते हैं। तो एक तो ये हुआ ये। अब और चीज़ें दी हुई इसके अंदर, बैटरी, स्विच, बल्ब, तार। तो आइए उसको देखते हैं। बैटरी, बल्ब, स्विच, तार का उपयोग कर धातु और अधातु में निम्न विधि अपना कर अंतर कर सकते हैं। निम्न तरीके से वो क्या है? सर्वप्रथम निम्न चित्रानुसार बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच व्यवस्थित करते हैं। चित्र देखते हैं हम। तो देखिए इस चित्र के अंदर हमने देखा है बैटरी लिया, बैटरी को हमने उस बैटरी से हमने तारों के द्वारा इस स्विच को जोड़ा है क्लिप के साथ, और बल्ब जोड़ा हुआ है, और जो दो क्लिप्स हैं और इनके मध्य खाली स्थान हमने छोड़ा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिसकी हमको जांच करनी है वो यहाँ पर हम इन क्लिप्स के बीच में रख देंगे और क्लिप से उसको चीज़ को हम जोड़ देंगे और स्विच ऑन करेंगे। तो इस प्रकार से परीक्षण होगा। तो आइए अब देखते हैं किस प्रकार से इसी बात को, जो हमने भी समझा है, इसी बात को हम आंसर में हम लिखेंगे। अब हमने उपकरण व्यवस्थित हमने कर लिया इस प्रकार, जो सामग्री हमको दी गई थी। तो अब दिए गए नमूनों को दोनों क्लिप्स के बीच में रखकर स्विच ऑन करते हैं। यदि बल्ब प्रकाशित हो जाता है तो वह नमूना धातु है, क्योंकि धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। दीज आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होने के कारण से, गुड कंडक्टर होने के कारण से विद्युत परिपथ पूर्ण होता है। जैसे स्विच ऑन होता है विद्युत परिपथ पूर्ण होता है, और विद्युत परिपथ पूर्ण होता है तो धारा प्रवाहित होती है, और जब धारा प्रवाहित होगी तो बल्ब प्रकाशित होगा। तो जिस नमूने क्लिप्स के बीच में रखने से बल्ब प्रकाशित नहीं होता है वह नमूना अधातु है, क्योंकि अधातु अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो परिपथ पूर्ण नहीं होगा और बल्ब प्रकाशित नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम धातु और अधातु के बीच अंतर हम कर लेंगे कि यह धातु है और यह अधातु है। आइए इसका भी देखते हैं कि आघातवर्धनीय गुणों के कारण से इनकी पतली चादरों में परिवर्तित कर अनेक उपयोगी सामग्री बनाई जाती है। अब ये तो हमने अंतर कर लिया, दो हमारे अंतर थे, एक तो हो गया आघातवर्धनीयता का और एक हो गया चालकता का। तो जो आघातवर्धनीयता का गुण है, आघातवर्धनीयता गुण के कारण से धातुओं को हम पतली चादर के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं और इनकी फिर अनेक उपयोगी सामग्री बनाई जाती है। हम अनेकों सामग्री हमारे दैनिक जीवन में काम में लेते हैं, हम देखते रहते हैं। जैसे लोहे की चादर से लोहे का संदूक है, दरवाजे हैं, टेबल है, क्योंकि इनको फिर शीट बनने के बाद उनको किसी भी फ्रेम में डाल करके उनको मनचाही आकृति के अंदर उनको परिवर्तित किया जा सकता है। दरवाजे, टेबल, स्टूल, कुर्सी, मेज, अलमीरा आदि, जो भी और आप चाहें लिख सकते हैं इसके अंदर। और दूसरा हमारा हमने चालकता का देखा। धातुओं के विद्युत चालकता के गुण के कारण से तांबा, एल्यूमिनियम जैसी धातुओं के तार बनाकर विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में किए जाता है। तो तांबा, एल्यूमिनियम जैसी धातुएं ये विद्युत की चालक है, तो हमने इनके तार बनाए और तारों के माध्यम से विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है। हमारे घरों के अंदर वायरिंग होती है जो कि कॉपर की वायरिंग होती है, तो कॉपर के द्वारा वो वायरिंग विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। देखिएगा, जैसे इसका नाम है, नाम से हमें पता चल जाता है उभयधर्मी, यानी कि जो दो गुण उभय रख रहा है। उभय का मतलब उसके अंदर दो प्रकार के गुण हैं, तो वो उभयधर्मी हो गया। तो आइए इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। देखिए जैसे मैंने भी आपको समझाया था, यहाँ पर धातु ऑक्साइड है जो अम्ल से भी अभिक्रिया कर रहे हैं और क्षारक से भी अभिक्रिया कर रहे हैं, तो दोनों तरह का व्यवहार कर रहे हैं। अगर यदि यह केवल अम्ल से अभिक्रिया करता है तो उभयधर्मी नहीं है, अगर यदि वह केवल क्षारक से अभिक्रिया कर रहा है तो उभयधर्मी नहीं है। चूंकि ये धातु ऑक्साइड दोनों से ही एसिड से भी रिएक्शन कर रहे हैं और बेस से भी रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये जो है क्या हुए, उभयधर्मी धातु ऑक्साइड कहलाए। उदाहरण देखते हैं हम। दो इसने उदाहरण पूछे हैं, दो उदाहरणों के अंदर पहला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और दूसरा है जिंक ऑक्साइड। आइए अब देखते हैं इनको प्रूव करते हैं कैसे। देखिएगा यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया कर रहा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है। क्योंकि जो अम्ल है, अम्ल क्षारकों से क्रिया करेंगे और अम्ल क्षारकों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ, HCl अम्ल है, ये हमारा क्लियर है, ठीक है। और लवण बना रहा है अभिक्रिया के पश्चात और जल बना रहा है। तो जो दूसरा पदार्थ जो क्रिया करने वाला है वो धातु ऑक्साइड है, तो धातु ऑक्साइड कैसे हो गया, क्षारीय प्रकृति का हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसकी जब ये अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई, क्षारीय हो गई। तो इसने एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने यहाँ पर अम्ल से अभिक्रिया की है। अब दूसरा इसका एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरी रिएक्शन देखते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया नीचे हो रही है क्षारक से NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और यह सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम एल्यूमिनेट और जल बना रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा ऊपर वाली रिएक्शन में धातु ऑक्साइड एक ही है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वह एसिड से क्रिया कर रहा है, और नीचे वाली अभिक्रिया के अंदर वही धातु ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक से क्रिया कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभिक्रिया अम्ल से भी हो रही है, क्षारक से भी हो रही है। तो यह जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वह उभयधर्मी धातु ऑक्साइड हुआ। हमको ये बात लिखनी है, उपयुक्त रासायनिक अभिक्रियाओं में धातु ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड का हमने नाम दे दिया ब्रैकेट के अंदर, अम्ल व क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया कर लवण व जल बना रहा है, अतः यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। हमने दूसरा जिंक ऑक्साइड बताया था। अब देखिएगा इस रिएक्शन के अंदर पहली वाली इक्वेशन के अंदर जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से हो रही है, अम्ल से हो रही है, और वह लवण जिंक सल्फेट बना रहा है और जल बना रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया NaOH से हो रही है, अर्थात क्षारक से हो रही है, और यहाँ पर यह है लवण बना रहा है सोडियम जिंकेट और जल बना रहा है। तो यह जो जिंक ऑक्साइड है यह अम्ल से भी अभिक्रिया कर रहा है और क्षारक से भी क्रिया कर रहा है, और दोनों से अभिक्रिया इसकी हो रही है। तो ये भी कैसा होगा, उभयधर्मी ऑक्साइड होगा। यही बात हमको लिखनी है पहले की तरह। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया में धातु ऑक्साइड ब्रैकेट में जिंक ऑक्साइड अम्ल व क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया कर लवण व जल बना रहा है, अतः यह भी एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दो धातु ऑक्साइडों के नाम बताइए जो तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, तथा दो धातु ऑक्साइड जो ऐसा नहीं करेंगे। मैं धातु ऑक्साइड बोल गया, धातुओं की बात है। धातुएं देखिए, जब धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती हैं तो वह हाइड्रोजन गैस देती हैं। अब लेकिन कुछ धातुएं, सभी धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देंगी। तो इस उत्तर को समझें उससे पहले आपको मैं यहाँ पर एक स्लाइड दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ धातुओं के नाम। यहाँ पर आप सबसे ऊपर देख रहे हैं पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन आ गया। और हाइड्रोजन के बाद कॉपर, मरकरी, अर्जेंटम चांदी, और ऑरम यानी गोल्ड, और इसके बाद आता है प्लैटिनम। तो आप साइड में देख रहे हैं एरो हेड से, आपको एरो के साइन से आपको दिख रहा है तत्वों की घटती हुई अभिक्रियाशीलता का क्रम। यानी कि ऊपर से जब नीचे हम आ रहे हैं तो इनकी अभिक्रियाशीलता कम होती जा रही है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व हुआ पोटेशियम, फिर सोडियम, और सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व इस सीरीज के अंदर ऑरम हुआ, यानी कि सोना हुआ। अब जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है जो कि धातु नहीं है, इस हाइड्रोजन के ऊपर वाली जो धातुएं हैं जो सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर आ रही हैं, वह धातुएं अम्लों से जब अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस इसको अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगी और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगी। और इस हाइड्रोजन के नीचे वाली जो धातुएं हैं, मेटल्स हैं, ये इन मेटल्स की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से कम है। तो ये मेटल्स की जब अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि ये इनकी अभिक्रियाशीलता कम होने के कारण से ये इसमें से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी। आइए अब उसका उत्तर देखते हैं। तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करने वाली धातुएं, यानी कि जो धातुएं विस्थापित करेंगी अर्थात हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगी, वो धातुएं हैं जो मैंने अभी आपको सीरीज दिखाई थी। उस सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर वाली पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, लेड और टिन। इसमें दो प्रश्न में दो पूछी हैं, आप दो में से इनमें से कोई सी भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सभी बता दिए हैं। और तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करने वाली धातुएं, यानी कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेंगी, क्योंकि हाइड्रोजन जब विस्थापित नहीं होगा अम्लों में से तो हाइड्रोजन गैस भी नहीं बनने वाली है। तो वो हैं कॉपर, अर्जेंटम यानी कि चांदी, और ऑरम सोना,
Hg, मरकरी और प्लेटिनम, ये धातुएं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर धातु का नाम नहीं दिया गया, धातु दी है M। तो ये कह रहा है इसका हमको विद्युत अपघटनी परिष्करण करना है, अर्थात विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध धातु हमको प्राप्त करनी है। तो अब जब इसका विद्युत अपघटनी परिष्करण किया जाता है तो उसमें क्या होता है, अपघटनी सेल बनता है और उस अपघटनी सेल के अंदर एक कैथोड बनता है और एक कैनोड बनता है। कैथोड को जो बैटरी होती है उसको बैटरी के ऋण से जोड़ा जाता है, उसकी धातु की प्लेट को या छड़ को, तो वो कैथोड बन जाता है। जिस धातु की प्लेट या छड़ को बैटरी के धन टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है वह एनोड बन जाता है। तो इस प्रकार से एक कैथोड बन गया, एक एनोड बन गया। और दूसरा विद्युत अपघट्य, जो धातु है उसका सॉल्ट लिया जाता है, जो भी धातु जिस भी धातु का हम लवण बना रहे हैं, जिस भी धातु का हम परिष्करण हम कर रहे हैं, तो उसी धातु का लवण का जलीय विलयन उस सेल के अंदर भर दिया जाता है। सेल अर्थात बीकर। तो इस प्रकार से ये चीज़ें बनती हैं। तो अभी इस प्रश्न के अंदर पूछ रहा है कि धातु M है और उसका हमको विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा परिष्करण करना है, यानी कि हमको शुद्ध धातु प्राप्त करनी है। तो कैथोड एनोड कैसे बनेंगे, आइए उत्तर देखते हैं हम इसका। धातु M का एनोड शुद्ध धातु की पतली पट्टी का कैथोड बनेगा, यानी कि जो धातु M है उसकी जो शुद्ध धातु है उसकी पतली पट्टी लेंगे या पतली छड़ लेंगे, उसको हम बैटरी के धन से जोड़ देंगे, तो ऋण से जोड़ देंगे, तो कैथोड बन गया। और जो अशुद्ध धातु है यानी कि जिसका हमको शोधन करना है, उसकी मोटी छड़ का हम एनोड बनाएंगे, अर्थात उसे हम बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ देंगे। और धातु M के लवण विलयन का विद्युत अपघट्य बनाएंगे। जो धातु है, जो भी धातु है उसका हम उसका लवण लेंगे और उसका लवण का जलीय विलयन को हम विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त हम करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर सॉल्व हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 9। प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार प्रणाली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। आइए देखते हैं चित्र में क्या क्या बता रहा है। देखिए आप यहाँ पर चित्र को देख रहे हैं, तो चित्र के अंदर आप देख रहे हैं स्पैचुला है एक, और स्पैचुला के अंदर सल्फर पाउडर रखा हुआ है, सल्फर का चूर्ण रखा हुआ है और इसे गर्म किया जा रहा है। और गर्म करने पर, चूँकि जब सल्फर को जब गर्म करते हैं तो सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि इसका कंबंशन होगा, दहन होगा, दहन होने से ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी और ऑक्सीजन की से अभिक्रिया से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जिसको कि प्रणाली के अंदर ऊपर एकत्रित किया जा रहा है। तो ये हुई बात हमारी प्रश्न की। आइए अब देखते हैं क्या पूछता है। ए, तो इस प्रश्न के 2 भाग हुए, इसका मतलब ए, गैस की क्रिया क्या होगी, यानी कि जो गैस एकत्रित हो गई है, गैस की क्रिया वो किससे क्रिया करे। ए, सूखे लिटमस पत्र पर और आर्द्र लिटमस पत्र पर। अब जो गैस उसके अंदर एकत्रित की गई है प्रणाली के अंदर, उस गैस में सूखे लिटमस पत्र डाला गया और आर्द्र अर्थात पानी के अंदर उसको थोड़ा सा भिगोया और भिगो के उसको लिटमस पत्र को उस गैस के अंदर से यानी कि प्रणाली के अंदर डाला गया, क्योंकि प्रणाली के अंदर गैस एकत्रित है। तो आइए उत्तर देखते हैं हम। देखिएगा पहला जो सूखा लिटमस पत्र है, सूखे लिटमस पत्र से गैस की कोई क्रिया नहीं होगी, क्योंकि हम लेसन के अंदर देख चुके हैं, क्योंकि वो जो गैस है उसकी कोई अभिक्रिया नहीं, क्योंकि सूखे अवस्था के अंदर न अम्ल का प्रभाव और न क्षार का प्रभाव, क्योंकि हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं होते हैं, तो कोई अभिक्रिया नहीं होनी है। दूसरा आंसर इसका, गैस आर्द्र नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगी। जब उसके अंदर आर्द्र भीगा हुआ नीले लिटमस पत्र डाला जाएगा तो वह गैस उसे लाल कर देगी, जबकि आर्द्र लाल लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, और ये नीला लिटमस पत्र, आर्द्र नीला लिटमस पत्र लाल क्यों हो जाएगा, क्योंकि सल्फर एक अधातु है और सल्फर अधातु होने के कारण से इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई और सल्फर डाइऑक्साइड बनी, अर्थात अधात्विक ऑक्साइड बना। और जो अधातु ऑक्साइड होते हैं उनकी अम्लीय प्रकृति होती है, वो एसिडिक नेचर के होते हैं, तो उसकी अम्लीय प्रकृति होने के कारण से वह अम्ल का व्यवहार करेगी और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। चूँकि वो ड्राई अवस्था के अंदर नहीं कर पाए, क्योंकि हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं होंगे, तो इस प्रकार से आर्द्र नीले लिटमस पत्र लाल हो जाएगा। आइए बी देखते हैं।
ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए स्पैचुला के अंदर जो अभिक्रिया हुई है, जो प्रश्न बताइए, उनका हमको केमिकल रिएक्शन हमको लिखना है। पहला क्या हुआ था, पहला काम हुआ था उसको सल्फर जो चूर्ण था, सल्फर पाउडर था, सल्फर पाउडर को गर्म किया गया। तो हमको गर्म करने का मतलब है कि उसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाना। तो उसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हमने करवा दी, S+O2 इक्वल्स टू जो सल्फर डाइऑक्साइड उसने कहा है ये इसकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई है, तो हमने SO2 कर दिया है। और अब ये जो SO2 है वह जल के साथ, चूँकि हमने उसके अंदर आर्द्र नीला लिटमस पत्र डाला, तो वह जब जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो जल के साथ अभिक्रिया करके वो सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगी। अब ये सल्फ्यूरस अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो आइए देखते हैं, SO2 + H2O इक्वल्स टू H2SO3 और ये बना सल्फ्यूरस अम्ल। तो ये हमारी रिएक्शंस हो गई जो भी अभिक्रिया हुई हैं। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। लोहे को जंग से बचाने के कोई 2 तरीके बताइए। देखिएगा हमने लेसन्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो मेटल्स होती हैं वो वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से, एसिड से, बेस से ये अभिक्रिया कर लेती है, यानी कि उनका कॉलिजन हो जाता है, संक्षारण हो जाता है। तो लोहा जो होता है, लोहे का भी संक्षारण होता है, तो इसको हम जंग बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। तो इसको किस प्रकार से जंग लगने से बचाया जा सकता है, ये देखते हैं हम। लोहे को जंग से सुरक्षा के उपाय, यानी कि लोहे को जंग से किस प्रकार से बचाया जा सकता है। ए, पहला पेंट लगाकर, यानी कि उसके ऊपर जब हम पेंट कर देंगे, क्योंकि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन, नमी या जल चाहिए होता है। तो जब उसके ऊपर पेंट की परत आ जाएगी लोहे के ऊपर, तो ऑक्सीजन का, नमी का, अर्थात यानी कि पानी का उसके संपर्क में नहीं आएगा, तो उसका कॉरिजन नहीं होगा, अर्थात उसके ऊपर जंग नहीं लगेगी। तेल, ग्रीस लगाकर, जब लोहे की वस्तु के ऊपर तेल की परत चढ़ा देते हैं या ग्रीस उसके ऊपर लगा दिया जाता है, तो वो जो तेल और ग्रीस की परत होती है वह भी ऑक्सीजन को और नमी को या पानी को लोहे के संपर्क में आने से रोकती है, तो उसका संक्षारण नहीं होता, अर्थात जंग नहीं लगता है। तीसरा, लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाकर यशद लेपन या गैल्वेनीकरण करके, लोहे की पर जो वस्तु होती है उनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि के द्वारा उनके ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, और इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण, इंग्लिश के अंदर गैल्वेनीकरण और हिंदी के अंदर यशद लेपन, क्योंकि जस्ते को यशद कहा जाता है, तो यशद लेपन, क्योंकि उसके ऊपर परत आ जाती है तो वो कहलाता है लेपन कहलाया। तो जब उसके ऊपर परत आ जाएगी तो वही बच जाएगा, ऑक्सीजन से किसी में संपर्क आने से लोहा बचेगा और पानी के संपर्क में आने से बचेगा, तो उसके ऊपर जंग नहीं लगेगी। क्रोमियम या टिन का लेपन करके, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा क्रोमियम का और या टिन धातु की उसके ऊपर परत चढ़ा दी जाती है। पांचवा, मिश्र धातु बनाकर, उनका संक्षारण से होने से बचाने के लिए धातुओं को मिश्र धातु के अंदर परिवर्तित किया जाता है। तो इसकी मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनती है। तो स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण होता है। तो इस प्रकार से स्टेनलेस स्टील बनाकर भी हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो ये हमारे लोहे के कॉरिजन अर्थात जंग लगने से बचाव के उपाय। क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। देखिए जैसा इसका नाम है, अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, उसकी मतलब यहाँ पर नेचर पूछी जा रही है वो, और जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वह अम्लीय प्रकृति के होते हैं। पिछले क्वेश्चन का मैंने आपको बताया भी है। तो ये अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगी, ये हमने उसको उदाहरण देखा था सल्फर का, ऑक्सीजन का, और ये SO2 बना या धातु हुई, तो इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। क्वेश्चन नंबर 12, कारण बताइए। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। हम देखते हैं कि ये कॉस्टली मेटल्स होते हैं, प्रीशियस मेटल्स होती है, और सोना, चांदी, प्लेटिनम इनके ही आभूषण बनाए जाते हैं। और भी मेटल्स हैं तो इनके आभूषण क्यों नहीं बनते, आइए देखते हैं क्या कारण है इनके। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में निम्न कारणों से किया जाता है। उनके हम पॉइंट बनाकर एक आंसर बताते हैं हम। ए, धातुओं का संक्षारण नहीं होता है। ये जो धातु हैं, सोना है, प्लेटिनम है, इनका संक्षारण नहीं होता है, क्योंकि ये आसानी से अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं, वायु के संपर्क में ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो लंबे समय तक ये धातु बनी रहती है, टिकाऊ बनी रहती हैं। आपने अपने घरों के अंदर सुना होगा, देखा होगा, या अपने आसपास में कहीं सुना देखा होगा, साहब दादी नानी के टाइम से हमारे सोने के आभूषण है, साहब ये तो हमारी दादी ने दिया था, ये हमारी नानी ने हमको दिया था। तो क्योंकि उसका संक्षारण नहीं हुआ तो लंबे समय से धातु बनी रहती है, एसिड बनी रहती है। बी, यह बहुत अधिक तन्य एवं आघात वर्धनीय होती हैं। जो धातुएं हैं ये बहुत अधिक तन्य होती है, यानी कि पतले ज़्यादा तार खींचे जा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तन्य धातु ही सोना है।
तो बहुत ज़्यादा तन्य होती हैं और आघातवर्ती यानी कि पतली चादर के रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब आघातवर्ती है तो चूंकि महंगी धातुएं होती हैं तो कम धातु से जो है आभूषण आसानी से, यानी कि उनको हम मनचाहे डिजाइन, मनचाही जैसी आकृतियों के अंदर उनको हम ढाल सकते हैं। उनके तार बनाकर मनचाही जैसी उनको डिजाइन बनाने के लिए उनको तारों को मोड़ा जा सकता है, आसानी से बन जाते हैं। तीसरा, ये चमकदार होती हैं, इनके अंदर अपनी चमक होती है। वैसे सभी धातुओं के अंदर होती है लेकिन इनकी विशेष आभा होती है, विशेष चमक होती है। ये ऑक्सीजन से बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन होती है वायुमंडल के अंदर, तो ये ऑक्सीजन से बहुत कम अभिक्रियाशील होती है। तो ये कुछ कारणों हैं जिन कारणों के कारण से सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। आइए इस क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। देखिए, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो इनको संग्रहित करने के लिए केरोसिन या मिट्टी का तेल होता है, उसके अंदर इनको स्टोर किया जाता है, उसके अंदर डुबोकर इनको रखा जाता है। क्या कारण? आइए कारण देखते हैं। सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम जैसी धातुएं बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। इनकी हमने जब संकेत श्रेणी का वो देखी थी क्वेश्चन के आंसर में, तो जब हाइड्रोजन कहा था तो उसके अंदर में देखा था सबसे ऊपर आ रही हैं। तो ये क्या हुआ, ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं, तो बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। ये वायु में खुला छोड़ने पर आग पकड़ लेती हैं। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए अचानक अग्नि को रोकने के, अर्थात आग लगने को रोकने के लिए केरोसिन जैसे तेल के अंदर डुबोकर इनको रखा जाता है, क्योंकि जब ये केरोसिन के अंदर डूबी हुई रहती हैं तो इनका वायु से संपर्क टूट जाता है, और जब वायु से संपर्क टूट जाएगा तो इनका ऑक्सीकरण नहीं होगा, हीट उत्पन्न नहीं होगी और आग नहीं लगेगी। तो इसी कारण से इनको केरोसिन के अंदर डुबोकर रखा जाता है। इस क्वेश्चन का सी, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तनों में किया जाता है। एल्यूमिनियम के पात्र होते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं जिनका उपयोग हम भोजन बनाने के बर्तनों में, भोजन पकाने के बर्तनों के रूप में हम करते हैं। क्या कारण? जबकि एल्यूमिनियम अभिक्रियाशील है, और जब भोजन के संपर्क में यदि एल्यूमिनियम आएगी तो अभिक्रिया कर लेगा, और अभिक्रिया कर लेगा तो हमारे भोजन को खराब कर देगा, जो कि हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होगा। लेकिन फिर भी होता है एल्यूमिनियम के बर्तन का उपयोग भोजन बनाने में। क्यों? आइए देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। एल्यूमिनियम धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है। बर्तनों के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाने के कारण यह भोजन आदि से क्रिया नहीं करता है। देखिएगा, ये बहुत अभिक्रियाशील है, तो जैसे ही एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगी, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उस पात्र के ऊपर परत आ जाएगी, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के पात्र की परत आ जाने से जो हमारा भोजन है, जो भोजन पकाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, वह भोजन उसके एल्यूमिनियम के संपर्क में नहीं आ पाएगा। जब एल्यूमिनियम के संपर्क में नहीं आ पाएगा तो भोजन हमारा खराब नहीं होगा, अर्थात भोजन हमारा विषाक्त नहीं होगा। अतः एल्यूमिनियम धातु अत्यंत अभिक्रियाशील होते हुए भी इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तनों में किया जाता है। आइए इसका नेक्स्ट देखते हैं। निष्कर्षण, ये गलत डल गया है, सी तो अभी देख चुके, डी है ये। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड एस को ऑक्साइड में परिवर्तित क्यों किया जाता है? जब धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है तो जो कार्बोनेट धातुओं के और जो सल्फाइड एस होते हैं तो इनको ऑक्साइड में परिवर्तित क्यों किया जाता है? तो ये इसके अंदर ये पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं। क्योंकि धातु ऑक्साइडों को कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर आसानी से धातुएं प्राप्त की जा सकती हैं। क्योंकि जब ऑक्साइड बन जाएंगे उनके, कार्बोनेट के, सल्फाइड, तो जब ऑक्साइड बन जाएंगे तो उन ऑक्साइडों से कार्बन जैसा अपचायक मिलाकर जब गर्म किया जाएगा तो ऑक्सीजन बड़ी आसानी से उसके निकल जाएगी। जब ऑक्सीजन निकल जाएगी तो हमारे पास शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी, यानी कि जिस धातु हम प्राप्त करना चाह रहे हो शुद्ध अवस्था के अंदर हमारे पास आ जाएगी। तो इसलिए कार्बोनेट और जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनसे उनको शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, अयस्क को शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हम इनका ऑक्साइडों के अंदर परिवर्तित करते हैं। अतः निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हुए अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं? हम देखते हैं हमारे घरों के अंदर आसपास में जो तांबे के बर्तन होते हैं वो रखे 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 थोड़े से मलिन हो जाएंगे, मैले से हो जाते हैं उनकी, यानी कि तांबे की चमक गायब हो जाती है, और फिर उनको साफ करने के लिए हम इमली, नींबू का रस आदि अर्थात एसिडिक चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा है भाई ये इमली आदि के द्वारा, नींबू के द्वारा क्यों साफ किया जाता है? देखिएगा, आपको एक मोटी सी बेसिक बात बताता हूँ। जो तांबा होता है, तांबा
कार्बन डाइऑक्साइड से संक्षारित होगा और यह कॉपर कार्बोनेट की उसके ऊपर परत आ जाती है, जिसके कारण से वो मलिन हो जाता है। अब इसको साफ करना है। और ये जो कॉपर कार्बोनेट होता है इसकी प्रकृति होती है क्षारकीय। अब क्षारक को कौन विस्थापित करेंगे? अम्ल इनको करेंगे। तो जो है नींबू है, इमली, इनके अंदर अम्ल होता है, तो ये उस परत को हटा देंगे, यानी कि जो कॉपर कार्बोनेट की परत है उस परत को हटा देंगे, तो जो है वो तांबा अपनी पहले वाली अवस्था के अंदर आ जाएगा, यानी पहले वाली चमक को प्राप्त कर लेगा और हमें चमकदार तांबा प्राप्त होगा। आइए उसका उत्तर लिखते हैं हम जानते हैं कि तांबे का संक्षारण होने के कारण इस पर कॉपर कार्बोनेट की परत आ जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा और कॉपर कार्बोनेट बना लेगा, अर्थात उसका संक्षारण हो गया, जिससे कि यह मलिन हो जाता है। कॉपर कार्बोनेट क्षारीय प्रकृति का होता है। नींबू के रस में क्रमशः सिट्रिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल होते हैं, यानी कि नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल होता है और इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल होता है, जो कि कॉपर कार्बोनेट की मलिन परत को हटा देते हैं, जिससे तांबे की वास्तविक चमक दोबारा आ जाती है। अतः तांबे के मलिन बर्तनों को इमली व नींबू के रस से साफ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में विभेद कीजिए। यानी कि हमको धातु के अंदर भौतिक गुण, रासायनिक गुण और प्रकार गुण लेसन के अंदर पढ़ चुके हैं। हमें केवल यहाँ पर रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर उनका अंदर अंतर करना है। देखिए हम उत्तर देंगे सारणी बनाकर। पहले कॉलम में लिखेंगे गुण और दूसरे कॉलम में लिखेंगे धातु, तीसरे कॉलम में लिखेंगे अधातु। आइए, पहला हमने गुण लिया तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर, ये करो शब्द आ गया है, यहाँ पर कर आएगा, कर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। क्योंकि हम देख चुके हैं, कई बार डिस्कस हो चुका है पिछले क्वेश्चन के अंदर, तो धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, जबकि अधातु तनु अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। इनकी तनु अम्लों के साथ कोई भी अभिक्रिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। अंतर नंबर 2, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातुएं ऑक्सीजन के साथ धातुएं ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाएंगी। धातु ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय, तो एक क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। जबकि अधातु ऑक्सीजन के साथ जुड़कर अम्लीय धातु ऑक्साइड या उदासीन धातु ऑक्साइड बनाती है। या तो धातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का या उदासीन होगा। धातु ऑक्साइड यहाँ भी बनेगा। धातु के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो धातु ऑक्साइड, अधातु के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो अधातु ऑक्साइड बनता है। अंतर नंबर 3, बंध का प्रकार। यानी कि जब धातुएं अधातुओं के साथ जुड़ती हैं तो किस प्रकार का बंध बनाती है, और जब अधातु धातुओं के साथ जुड़ेंगी तो किस प्रकार का बंध बनाएंगी। आइए देखते हैं। धातु अधातुओं के साथ जुड़कर आयनिक बंध बनाती है। जब धातु अधातुओं के साथ जुड़ेगी तो आयनिक बंध बनाएगी, जबकि अधातुओं के साथ जुड़ करके ये सहसंयोजी आबंध बनाती हैं। धातु अधातु जुड़ी तो आयनिक बना, और यहाँ पर यानी कि जब पहले अगर हम धातु लेंगे तो अरो अधातु जुड़ रही है तो आयनिक बंध बनाएगी, और जबकि अधातु धातु के साथ जुड़ेगी तो वह सहसंयोजी आबंध बनाएगी, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगी। चौथा अंतर देखते हैं। जल के साथ अभिक्रिया। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। कि ये जल के साथ अभिक्रिया, क्योंकि सोडियम पोटेशियम धातुएं जब जल के अंदर डाली जाती हैं तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं, जबकि अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो इस प्रकार से हमने धातुओं के अंदर रासायनिक गुणों के अंदर हमने अंतर किया, विभेद किया। आइए क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है और बड़ा रोचक है। लेकिन एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर चाहता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषण को पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना एक महिला अपने सोने के कंगन उसे दे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उसका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में क्या बता सकते हैं? देखिएगा, आभूषणों को जो चमकाने के लिए ठग लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? आभूषणों को चमकाने के नाम पर शहरों के अंदर ऐसी ठगी होती है, हम आभूषण चमका देंगे, आभूषण तो चमक जाता है लेकिन उसका वजन कम हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में ही बात कही गई है, एक महिला के साथ ऐसा ही हुआ। इसका आंसर देखते हैं अपन। देखिएगा, उस ठग सुनार के द्वारा सोने के मलिन आभूषणों को चमकाने के लिए एक्वारेजिया, जिसे अम्लराज भी कहा जाता है, अम्लराज जो कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाने पर बनता है। अर्थात
उसने आभूषण को चमकाने के लिए एक्वा रेजिया या अम्लराज का उपयोग किया, जो क्या होता है, एक मिश्रण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, जो दोनों की सांद्र हैं और जो 3:1 के अनुपात में मिलाए गए हैं। तो ये एक्वा रेजिया बना। तो उसने इस एक्वा रेजिया के द्वारा आभूषणों को चमकाने में उपयोग लिया, जो अपने अंदर सोने को विलय कर लेता है। इसकी एक विशेषता है कि ये अपने अंदर आभूषणों को घोल लेता है, सोने को घोल लेता है, आभूषण को नहीं, सोने को घोल लेता है। अतः आभूषण चमकाने की प्रक्रिया के दौरान कंगन के ऊपर की मलिन परत हट जाने के कारण वह चमकने लगता है। तो उसकी जो संक्षारण के कारण जो उसके ऊपर मलिन परत आ गई थी वो तो हट गई, आभूषण चमक गया, लेकिन उसने अपने अंदर एक्वा रेजिया ने सोने को भी घोल लिया। चमकने लगता है लेकिन उसका वजन कम हो जाता है क्योंकि वह सोने को घोल लेता है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं किया जाता, इसका कारण बताइए। तो लोहा इस्पात की मिश्र धातु, इस्पात लोहे की मिश्र धातु होती है और टैंक बनाने के लिए, गर्म पानी का टैंक बनाने के लिए कॉपर की मेटल का उपयोग क्यों होता है, कॉपर का टैंक क्यों बनाया जाता है, इसका उत्तर देखते हैं हम। तांबे की अभिक्रियाशीलता लोहे से कम होती है, इसका संक्षारण आसानी से नहीं होता है क्योंकि पानी के टैंक में तांबा जो है, जो टैंक है वह पानी के संपर्क में रहेगा। जब पानी के संपर्क में रहेगा, तो हम पिछले क्वेश्चन के अंदर देख भी चुके हैं, जंग की बात हम कर चुके हैं, तो पानी के संपर्क में जब वो रहेगा तो उसका संक्षारण होगा, अर्थात वो टैंक जल्दी से गल जाएगा। जबकि कॉपर की जो संक्षारण होने की प्रवृत्ति है, संक्षारित होने की प्रवृत्ति, वह बहुत ही कम होती है, तो इसका संक्षारण आसानी से नहीं होता है। यह लोहे की अपेक्षा ऊष्मा का अच्छा चालक भी होता है। अगर यदि हम लोहे में और इसमें तुलना करें, धातु तो सभी ऊष्मा की विद्युत की चालक होती हैं, लेकिन अगर यदि हम तुलनात्मक रूप से देखें तो कॉपर लोहे की अपेक्षा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। अतः गर्म जल का टैंक बनाने में इस्पात का उपयोग न कर कॉपर का उपयोग किया जाता है, अर्थात कॉपर धातु के टैंक बनाए जाते हैं गर्म जल के। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आया होगा, रोचक लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाले सभी प्रकार के वीडियो, आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन संबंधित सभी वीडियो आपको मिल सकें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।